नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करियर के बारे में जिससे हम सबका सीधा नाता है। खाद्य पदार्थ और उसकी उपलब्धता इसको सुनिश्चित करता है खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकी। खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकी को भारत सरकार ने एक बेहतर करियर विकल्प के तौर पर पहचाना है और साथ ही साथ किसान और युवा इन दोनों को पर्याप्त मात्रा में एक ऐसा विकल्प तैयार किया जाए कि कैसे इनकी जीविका इससे सुधरे, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में उसने तमाम ऐसे फूड पार्क तकनीकी को विकसित किया है और आने वाले वक्त में और इसको विस्तारित करना चाहती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और सरकार की नीतियाँ इसको लेकर क्या है। खाद्य प्रसंस्करण का संबंध प्रागैतिहासिक काल से रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास संभावना की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। पहले खाद्य प्रसंस्करण मोटे तौर पर खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और परिवहन तक ही सीमित था, जिसमें मुख्य रूप से नमकीन करना, दही जमाना, सुखाना, अचार बनाना आदि शामिल था। फिर 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास हुआ। लिहाजा हाल के वर्षों से नए बाजारों और प्रौद्योगिकियों के आने से इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में जो बहुत विकास नहीं हो पा रहा, जो हमने अध्ययन किया, उसमें हमने ये पाया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास उतना डेवलप नहीं है। हमारे पास जो है वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में समय बहुत ज़्यादा जो है वो लगता है एक जगह से और दूसरे जगह पर सामान को पहुंचाने के लिए। तो हमें इस क्षेत्र को यदि बढ़ावा देना है तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम जहाँ पर जो प्रोड्यूस पैदा हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुतायत जहाँ पर है, या वो फल हो या सब्जी हो या खाद्यान्न हो, तो उस तरह के जो उद्योग हैं वो वहाँ पर जाके जो है वो लगाए जाएं। इसके चलते खाने के लिए तैयार खाद्य, पेय, प्रसंस्करण और जमे हुए फल और सब्जी उत्पाद, समुद्री उत्पाद और मांस उत्पाद आदि को नए तरीके से प्रसंस्कृत करने की विधाएं इजाद हुई। वहीं शीतल भंडारण सुविधाएं, फूड पार्क, पैकेजिंग केंद्र, मूल्य वर्धित केंद्र, विकिरण सुविधाएं और आधुनिकीकृत कारखानों का विस्तार भी देखने को मिला। सरकार ने 17 नए फूड पार्क्स की घोषणा की। 42 फूड पार्क अभी ऑलरेडी जो है वो चल रहे हैं और 25 नए फूड पार्क्स की अभी आने वाले समय में जो है वो संरचना होगी, या ये कहा जा सकता है कि 25 फूड पार्क पे अभी काम हो रहा है। तो ये 21वीं सदी में जो भारत है वो इस विश्व के महान, विश्व के बड़े जो है वो चित्र पर आप उसको पाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और विश्व व्यापार के साथ उपभोक्ता की बढ़ती संपन्नता ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विविधीकरण के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। प्रसंस्कृत और सुविधाजनक खाद्य की मांग शहरीकरण, जीवन शैली में बदलाव और लोगों की भोजन की आदत में परिवर्तन के कारण स्थायी रूप से बढ़ रही है। अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। चूंकि मेरा ये क्षेत्र खाने पीने का, मैं खैर कैसे बोलूँ आपसे कि मेरा अपना क्षेत्र एक छोटे से कारोबार से स्टार्ट करके, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को तो इतनी अपार संभावना इस क्षेत्र में है। अगर इसको सही तरह से प्रयोग में लाया जाए तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हमारी सोच से भी बहुत आगे हमारा देश जा सकता है। आज इस उद्योग में विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियां, दुग्ध और दुग्ध निर्मित उत्पाद, मीट एवं मुर्गी पालन, मत्स्य उत्पाद, अनाज प्रसंस्करण, बियर और एल्कोहलिक पेय पदार्थ, उपभोक्ता खाद्य वस्तुएं यानी कन्फेक्शनरी, चॉकलेट और कोको उत्पाद, सोया निर्मित उत्पाद, मिनरल वाटर, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, खाने और पकाने के लिए तैयार उत्पाद, नमकीन स्नैक्स, चिप्स, पास्ता उत्पाद, बेकरी उत्पाद और बिस्किट जैसे खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जा रहा है, जो रोजगार के एक बड़े मार्केट की परिकल्पना को साकार कर रहा है। जैसे चाइना की नीति है कि चाइना में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं उसको सिखाया जाता है, उसके स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है। मेरा अपना मानना है, वैसे सरकार तो बहुत
अच्छे तरीके से इसको लागू कर रही है। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि हमारे देश के युवाओं को स्किल दिया जाए, उनको नए नए ज्ञान तकनीकी सिखाया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम पहल की है। इसमें संयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करना भी शामिल है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं भी कार्यान्वित की है, जिनमें विलाइसेंसीकरण, खाद्य पार्कों की स्थापना, पैकेजिंग केंद्रों की स्थापना और एकीकृत प्रशीतल श्रृंखला की सुविधाएं देना भी शामिल है। यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो अभी भारत में मात्र 8% फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम हो रहा है, जबकि चाइना में लगभग जो है वो 23%, फिलीपींस में 43% और इंग्लैंड में 88% फूड प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है। तो अभी हमने जो शुरुआत की है और इस क्षेत्र में भारत को बहुत आगे जाना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 17 नए मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा अब तक 42 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। मौजूदा समय में 25 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सरकार के इस कदम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विशाल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। इन 17 नव चयनित मेगा फूड पार्कों से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। टोटल मिलाकर के 42 मेगा फूड पार्क हैं। निश्चित रूप से ये तो हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी संभावना जो सरकार की एक सोच है, ये तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी उन्नति का एक केंद्र बिंदु बनेगा। मैं समझता हूं कि जो हमारे देश में हमारी माताएं बहनें जो सुबह का नाश्ता लंच बनाती हैं, आने वाले टाइम में नाश्ता लंच जो कुछ है सब पैक्ड फूड में आ जाएगा। इस देश के लिए इतनी बड़ी संभावना है और दुनिया की सबसे बड़ी खपत की मार्केट हमारा भारत देश है। इस तरह पार्कों में स्थित 500 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सामूहिक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद। इनका सालाना कारोबार 8000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। इन पार्कों के पूरी तरह से कार्यरत हो जाने पर तकरीबन 80,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे और इनसे लगभग 5 लाख किसान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है बनानाज में, मैंगोज में। अच्छा, इट कम्स नंबर 2 इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, टी, राइस। तो हमारे यहाँ तो इतना बड़ा बेस है, तो इतनी प्रोडक्शन इन अबंडेंस है कि हमारा इंडिया बनाता है और पूरा विश्व खाता है। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें और टेक्निकल और मॉडिफाइड वे से प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सरकार चाहती है। इन मेगा फूड पार्कों के समय पर पूरा हो जाने से संबंधित राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी। जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी घटेगी। कृषि उपज का मूल्यवर्धन होगा और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार अवसर सृजित होंगे। यूँ तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाएं घरों में अचार, मुरब्बे, शरबत और पापड़ जैसे उत्पादों का निर्माण करती रही हैं। लेकिन बदलते दौर में आधुनिक तकनीक के आने से भारत में फूड टेक्नोलॉजी की नई नई इकाइयाँ लगती जा रही है, जिससे न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं, बल्कि जॉब मार्केट में पेशेवर युवाओं की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण को लेकर सरकार क्या सोच रही है, इस सिलसिले में हमने बात की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल से। सरकार किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के लिए खाद्य प्रसंस्करण के जरिए जहां पर रोजगार सुनिश्चित करना चाहती है, वहीं किसानों के लिए उचित मूल्य भी तय करना चाहती है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से कल आपने लॉन्चिंग की है, 17 मेगा फूड पार्क आपने लॉन्च किए हैं, पहले से कुछ मेगा फूड पार्क चल रहे हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि आपके मंत्रालय की इन सब चीज़ों को लेकर रणनीति क्या है और मंत्रालय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये जो खाद्य प्रसंस्करण है, एक ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से हमारे देश के लोगों में, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो या फिर आम आदमी भी हो, उनकी बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं
इसका हल और सुधार हो सकता है। जे मैं बात करूं सबसे पहले किसानों की, आप जानते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण जितना प्रोग्रेस करेगा या जितना बढ़ेगा, उसको किसान के खाद्य के बिना इसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो जितना ये प्रसंस्करण बढ़ेगा उतना ही किसानों को लाभ होगा। दूसरी बात, हमने देखा है कि एज कंज्यूमर्स की सब्जियों और फलों की जब कीमतें बढ़ती हैं तो सबका किचन का हिसाब किताब हिल जाता है, सरकारें तक गिर जाती हैं। तो वेस्टेज घटेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कीमतें जब इन कंट्रोल रहेंगी तो कंज्यूमर को भी बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी बात, जितने प्रसंस्करण की इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, तो ये नौकरी भी क्रिएट होती है, किसानों का भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को जब दाम सही मिलते हैं तो कंज्यूमर का फ़ायदा। सो ये मेगा फूड पार्क्स, इसको देखते हुए एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिससे एक सेंट्रल पॉइंट पे, वहाँ पे 50 एकड़ की ज़मीन में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए जो फूड इंडस्ट्री के लिए, चाहे डेयरी हो चाहे फ्रूट वेस्ट, सब कुछ वहाँ पे आपको, वहाँ पे स्टोरेज भी मिल जाए, पैकेजिंग भी मिल जाए, पैकिंग, ग्रेडिंग, सब कुछ मिल जाए। कुल मिला के जो मेगा फूड पार्क्स हैं पुरानी योजना है, लेकिन जिस तरीके से अब तक इस पर काम हुआ है, काफ़ी धीमी गति से काम हुआ है। आपने सरकार में आने के बाद काफ़ी कोशिश की और अभी आपने 17 लॉन्च भी कर दिए हैं। इन मेगा फूड पार्क की क्या कोई समय सीमा निर्धारित की है? इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार की क्या योजना है? पैसा कौन देगा? क्या इसमें FDI भी शामिल होगा? क्या उसमें आपका रूपरेखा है उसको लेकर? FDI डायरेक्ट रूट में अलाउड ऑलरेडी है मेगा फूड पार्क्स में। तो मुझे खुशी इस बात की है कि जब पिछली सरकार ने 6 सालों में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क चलाए थे, हमने अपने पहले 6 महीनों में 2 मेगा फूड पार्क शुरू करवा दिए और मुझे उम्मीद है कि अभी जल्दी कुछ ही महीनों में 2-3 और भी चल जाएंगे। थोड़ा सा युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि बड़ी तादाद में देश में युवा हैं। उनको हम किस तरीके से रोज़गार दे पाएंगे? उनके लिए क्या कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने मिनिस्ट्री की तरफ से, कोई HRD के साथ बात हुई है? ऑलरेडी कुछ BTech प्रोग्राम देश में है इन सब चीज़ों को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जो आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड और पढ़े लिखे भी ना हो तो थोड़ी सी स्किल्स के साथ आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। तो हमने ऐसा किया कि सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ मिलके और FICCI के साथ मिलके हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के पास हमने 5-7 ऐसे प्रोसेसिंग में, जैसे आप कहें कि डेयरी हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, बेवरेजेस हो गए, राइस मिल्स हो गए, ये जो मेन बड़े बड़े होते हैं, उन सबसे पास जाके पूछा कि आप बताएं, जब आप मैन पावर हायर करते हैं, स्किल लेबर हायर करते हैं, आपको किस स्किल में क्या ट्रेनिंग चाहिए है? तो वो उन्होंने हमको बताया कि जो हमको ये चाहिए, बिस्किट वाले में हमको चाहिए या डेयरी में, तो इसको ये आना चाहिए। जब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं तब हमारी जो ये निफ्टम हमारी इंस्टीट्यूट है नेशनल फूड एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी की, इनको हमने वो रिक्वायरमेंट्स का एक कॉस्ट कंटेंट बनाते हैं। तो वो ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स का जब कॉस्ट कंटेंट ये बनाएंगे, तकरीबन 70 ऐसे स्टैंडर्ड्स वो बना रहे हैं और मेरा ख्याल जून तक ये सब तैयार होके, तब हमारा निशाना है कि हर साल कई हज़ार लोगों को, क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज में हम उसके बाद इसको ट्रांसलेट भी करेंगे और फिर एक कंपनी को लेके ये स्किल इम्पार्ट करने के लिए या स्किल मिनिस्ट्री करेगी या हमको ग्रांट मिलेगा तो हम अपनी तरफ से करेंगे। पर हमारी तैयारी पूरी है कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को किस तरह का स्किल्ड मैन पावर चाहिए है, उसको क्या आना चाहिए, उसका कॉस्ट कंटेंट बना के तैयार करके दे के, चाहे कंपनी स्किल मिनिस्ट्री हैंडल करे या हमको दे, वो फिर एकदम ऑन ग्राउंड लगाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और इसमें मेरा निशाना रहेगा कि कुछ परसेंटेज इसमें लड़कियां ज़रूर हों, कुछ परसेंटेज ट्रेनिंग विकलांगों को ज़रूर दी जाए, क्योंकि इन सबको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। एक सुबगाहट जो आज सरकार बदलने के बाद आम युवाओं के बीच में है, जो खुद का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो किसान हो या पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, ऐसे लोगों को जो कम पूंजी के साथ इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या रणनीति? क्योंकि मेगा फूड पार्क एक बड़ी योजना है जिसमें राज्य और बड़ी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है। अगर एक मध्यम स्तरीय अगर कोई व्यवसायी इसमें आना चाहता है, उसके लिए आपके लिए क्या प्लानिंग? ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि प्राइवेट लोग, चाहे वो अपना शुरू करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं किसान को, नौजवान को, वो अपने ही राज्य से ग्रांट की अप्लाई कर सकते थे और राज्य हमें लिखती थी और हमको ग्रांट सैंक्शन करते थे। अब जो नया बजट पास हुआ है, ये सीधा ये पूरी की पूरी स्कीम स्टेटों को दे दी, राज्यों को दे दी गई है। तो उनको मेरे पास पैसों के लिए भी नहीं आना पड़ेगा, ये पूरी स्कीम के पैसे राज्यों के पास चले जाएंगे और राज्य अपने आप
सीधे ही सैंक्शन कर सकते हैं। आखिरी सवाल के एज ए मिनिस्टर आपका फूड प्रोसेसिंग को लेकर ड्रीम क्या है, क्योंकि काफ़ी कुछ काम आपने किया है, आपने खुद बताया है। आपका लक्ष्य एक व्यक्तिगत तौर पर मिनिस्टर के तौर पर क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा लक्ष्य तो ये है कि आज हमारे देश के जो किसान बोझ के नीचे दबे जा रहा है उसको कोई ऐसा एवेन्यू मिले कि वो जो पैदा करता है उसमें वैल्यू ऐड करके कमा सके। तो मेरा विज़न ये है कि जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, क्यों ना एक गांव का किसान का एक परिवार अपने में ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जहां किसान उगाए, उसकी घर वाले घर पे उसकी प्रोसेसिंग करें, उसके बच्चे जाके उसकी मार्केटिंग करें। तो ये हैं हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने मंत्रालय संभालने के बाद जो कामकाज किए हैं उसका लेखा और ब्यौरा हमें दिया। लेकिन इनका जो सपना है निश्चित तौर से देश का जो किसान है, युवा है, बेरोज़गार है, उसको मेन स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा लाभ दिलाने की जो कोशिश है वो निश्चित तौर से आने वाले समय में मुझे लगता है कि रंग लाएगी। और जब सपने होते हैं तो उनको साकार करने की इच्छा होती है, और इच्छाएँ अगर बहुत ज़्यादा ईमानदारी से और कड़े प्रयास से हों तो सफलता भी ज़रूर मिलती है। तो मेहनत रंग लाएगी में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण का बाजार क्या है, इसमें संभावनाएं क्या हैं, और ख़ास तौर से रोजगार की दृष्टि से आने वाले वक्त में ये कितना बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य के उत्पादन और निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। खाद्य का बाजार लगभग 10.1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा 53% से भी अधिक अर्थात 5.3 लाख करोड़ रुपए से भी कहीं अधिक का है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से आज 130 लाख से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और 350 लाख से भी अधिक लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है। लघु उद्योग और जो छोटे उद्योग हैं वो 75% इस क्षेत्र में जो काम जो है वो कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट की बहुत भारी जो है वो कमी है कि हमारे यहाँ जो युवक, और जो खासतर यदि हम फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो उसमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो संभावनाएं अपरंपार हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं। इसका कारण भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना है, जिसके कारण वे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर खर्च करने की स्थिति में हैं, जो क्षेत्र में युवाओं के लिए काम के अवसरों की बढ़ोतरी का संकेत है। अकेले फूड प्रोसेस डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का अगर एक लाइनअप हो जाए, सही लाइन पे आ जाए, तो अकेले फूड डिपार्टमेंट हिंदुस्तान को बहुत आगे जाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। भारत में प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। प्रसंस्कृत खाद्य की मात्रा का विश्लेषण उत्पादन मात्रा के प्रतिशत से करने पर संभावनाएं और भी उभर कर सामने आती है। देश में फल और सब्जियों के लगभग 2%, दूध के 37%, मीट और मुर्गी पालन के 1% और मत्स्य उत्पाद के 12% हिस्से का प्रसंस्करण किया जाता है। इसकी तुलना में हम जब विकसित देशों में प्रसंस्कृत किए जा रहे उत्पाद की 80% मात्रा से करते हैं तो हमें यहाँ खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय की अपार संभावनाओं की मौजूदगी का आभास होता है। बफेलो मीट हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। अच्छा, गोट मिल्क इतना प्रोडक्शन इसका है। फिश देख लीजिए, टिन कैन देख लीजिए, जितना हमारे यहाँ अबंडेंस सप्लाई है। बाहर की कंट्रीज में इन चीजों की सप्लाई नहीं है, हमारे यहाँ तो अबंडेंस सप्लाई है। तो जितना हम अच्छी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अच्छी तरीके से इसे सप्लाई कर सके, अच्छी तरीके से इसे मैनेज कर सके, इट विल बी बेटर फॉर इंडिया एज वेल एज इट विल बेनिफिट द होल वर्ल्ड। उत्पादन की अधिकता और प्रसंस्करण की कमी की समस्या से समूचा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रभावित है
और इससे पता चलता है कि क्षेत्र में अभी भी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिनको तलाश करने की आवश्यकता है। हालांकि मूलभूत संरचना और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, किंतु सरकार द्वारा कार्यान्वित निवेश की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप यह अनुमान लगाया जा रहा है कि निवेश के बढ़ने से इस उद्योग में वृद्धि होगी और आने वाले दिनों में रोजगार के और अधिक अवसर सामने आएंगे। और अब नजर डाल लेते हैं उन सफल उद्यमों की कहानियों पर जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम मेहनत की, मशक्कत की और उनकी मेहनत रंग भी लाई। महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। कृष्णा यादव इसी का एक नायाब उदाहरण है। गुड़गांव के बजखेड़ा गांव की रहने वाली कृष्णा ने पूसा संस्थान से फल और सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कर्जा लेकर घर से ही अचार मुरब्बे बनाने का व्यवसाय शुरू किया। हमने इसकी अचार मुरब्बे बनाने की ट्रेनिंग ली पूसा से जाके। जब हमने ट्रेनिंग ली तो घर में 1-2 किलो हमने बना तो लिया, लेकिन हम बेचने से बड़े परेशान के इसे हम बेचें कहाँ, मार्केट कैसे करें इन्हें। हमारे तो घर में जैसे कि खुले अचार हैं तो कौन पसंद करेगा इन्हें। तो फिर हमने क्या करा कि मैंने अपने पति से बोला कि एक रोड के किनारे टेबल डालो और वहाँ से शुरू करेंगे, हम वहाँ बेचेंगे रोड के किनारे से। शुरुआती 3-4 सालों में कृष्णा को आर्थिक तंगी के चलते परेशानी भी हुई, लेकिन पति के सहयोग से उसका हौसला नहीं टूटा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल, और बच्चे स्कूल जाते थे। घर वालों का तो बहुत सहयोग रहा मेरा। मैं अकेली काम करती थी, मेरे पास गायें भी थी, खेती भी थी, तो मैं अकेली काम करती थी। तो मेरे बच्चे स्कूल से आए तो मैं बच्चों से कहने लगी, भाई थोड़ा सा ये काम है मेरे साथ, थोड़ा कटवा दो या इसकी डंडी निकलवा दो, जैसे मिर्च है इसकी डंडी निकलवा दो। और जैसे कभी मसाला लगाना है मुझे, तो एक बेटा बैठाया, मैंने कि भाई मसाला तोल तोल के दे तू, मैं इसमें मसाला लगाऊंगी, मसाला मिलाऊंगी। तो ऐसे करके मेरे बच्चों ने सारे 3 बच्चे मेरे, तीनों ने खूब मदद करी मेरी, और मेरे पति ने बहुत हेल्प करी है इसमें। महज चंद रुपयों से शुरू किया गया ये घरेलू उद्योग आज 14-15 सालों के कड़े संघर्ष के बाद एक लघु उद्योग का रूप ले चुका है, जिसमें 250 से भी अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कृष्णा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम आज उनके सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। अगर दिल में जोश, जुनून और कुछ करने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। मिलिए दिल्ली के तिलक नगर निवासी बिन्नी से। बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली बिन्नी ने जब अपना काम शुरू करने की सोची तो आर्थिक तंगी ने इनके इरादों पर पानी फेर दिया, लेकिन अपने सपनों की उड़ान को पंख लगाने के लिए बिन्नी ने हिम्मत नहीं हारी और छोटे स्तर से ही कुकरी और बेकरी का काम शुरू कर दिया। आज सफलता की एक नायाब कहानी लिखते हुए बिन्नी प्रगतिशील उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं। आज से कुछ साल पहले तो इतनी चीज़ें भी नहीं, मशीनें वगैरह भी नहीं होती थी, हाथ से ही काम होते थे। तो शुरू में पैसे की भी दिक्कत आई, लेकिन वही हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और आज के टाइम में तो मैं ये कहूँगी हर एक को, स्पेशली महिलाओं को, तो आर्थिक स्तर पर इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। आज उनकी अपनी फैक्ट्री में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आए कर्मचारी काम कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। बिहार से आए हैं, बिस्कुट का काम यहीं सीखे और यहीं काम कर रहे हैं, अच्छे रोजगार मिल रहे हैं। यहाँ काम सीखा और यहाँ कर रहे हैं, अभी तक तो यहीं कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी कोई मदद करे तो हम अपनी बेकरी भी खोल सकते हैं। बिन्नी के हौसलों की नई उड़ान ने आज न केवल उनके सफल उद्यमी के रूप में समाज में एक खास पहचान दी है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का रोजगार करने वाली अन्य महिलाओं को भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा भी दी है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इनमें सरकारी, सहकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जहां फूड टेक्नोलॉजिस्ट और BIS एगमार्क का विशेषज्ञ के अलावा खाद्य निरीक्षकों की जॉब लग सकती है, वहीं खुद की इकाई स्थापित कर स्वरोजगार भी किया जा सकता है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब देखते हैं कि जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए और उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो एक नज़र तैयारियां और तालीम पर। भारत में हर साल बड़ी भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फूड टेक्नोलॉजिस्ट तैयार हो रहे हैं। देश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों, सामान्य विश्वविद्यालय द्वारा भी
खाद्य उद्योगों की जरूरतें पूरी करने के लिए डिप्लोमा, डिग्री जैसे बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी और पीएचडी इन फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जो एजुकेटेड होगा इन कोर्सेज से, ही विल बी एबल टू मैनेज, उसे मैनेज करना आएगा कि कैसे इसको मैनेज करा जाए, कितना वेस्टेज कम किया जाए। जो अभी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, उससे उस तरीके से सप्लाई और हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रही। जो पढ़ा लिखा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा, वो बेनिफिट बता सकेगा और वेस्टेज बहुत कम होगी। अभी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे ऑप्टिकल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। जो यूटिलाइजेशन है फिर वो मैक्सिमम होएगी ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। प्रवेश के लिए योग्यता की अगर बात करें तो बीटेक, बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में 12वीं परीक्षा पास होना जरूरी है। जबकि एमटेक पाठ्यक्रम के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि, रसायन, इंजीनियरिंग में बीटेक तथा एमएससी, फूड टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस में बीएससी, कृषि, फूड टेक्नोलॉजी में बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं अगले सप्ताह आपके लिए कौन कौन से रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। तो एक नज़र रोज़गार सप्ताह पर। मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव हैं या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोज़गार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।